फर्स्ट ईयर। नाउ लेट्स से इट इज हाँ, अगर सपोज कर लो ये इस तरह से लेट्स से क्या होगा, और लेट्स से ये नीचे आ रहा है, लेट्स से सपोज कर लो ये मास m है, तो एक इक्वेशन तो मैंने बताया था हम लोग उधर से कर लेंगे, एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है तो mg किधर होगा, mg किधर होगा डाउनवर्ड, और इसमें टेंशन किधर होगा ऊपर की तरफ t, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये क्या हो जाएगा उसका रेडियस, और ये हो जाएगा दैट इज अगेन टेंशन ईयर, ठीक है लाइक दिस वे। तो पहले स्मॉल m को लो, ये तो ठीक है ये रोटेट कर रहा है, दैट इज अनदर फैक्टर, ये रोटेट कर रहा है। हाँ, सो पहले तो हम इक्वेशन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डाउनवर्ड आ रहा है तो ब्लॉक को लेके बनाएंगे, फॉर ब्लॉक mg माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, ठीक है। नाउ दैट इज इसकी हम बात कर रहे हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दैट वन ईयर। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये टॉर्क, ये जो रोटेट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टॉर्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जैसे अब हम दूसरा कैसे बनाएंगे, टॉर्क, I alpha is equal to हाँ ER ये perpendicular. हमेशा हमेशा वही करना है, सेम ट्रिक, आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा टेंशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क, अच्छा आई को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आई कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, हाँ आई को हम छोड़ देते हैं, उसका आर उसका रेडियस हो जाएगा, वट एवर दैट इज ऑब्जेक्ट, हम उसका रेडियस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा दैट इज ए बाय आर, तो अल्फा की जगह ए बाय आर कर देंगे हम लोग, दैट इज टी इंटू आर, तो टी क्या हो जाएगा दैट इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास दो इक्वेशन हो गई और दो अननोन हो गए, हमारी इक्वेशन हो जाएगी फिर। अब हम टेंशन की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो एक्सलेशन मिल जाएगा, फिर एक्सलेशन को वापस हम 2 में रख देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो 1 और 2 को सॉल्व करके अब हम पहले बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे आएगी, बात क्लियर हुआ सबको, देख लो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अच्छा 1 को 2, 2 को 1 में रख देंगे, सॉल्विंग 2 एंड 1, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो mg माइनस t क्या होगा इज इक्वल टू m इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो mg माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए, तो इधर ले लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा दिस वन, और एक्सलेशन की वैल्यू वापस टेंशन में रख दो तो तुम्हें टेंशन भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट 3 इन इक्वेशन नंबर 2, हाँ देन सब्स्टिट्यूट, मैं कर लेता हूँ इधर, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो t क्या होगा दैट इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे ये, तो इट बिकम आई ए आर स्क्वायर, ए क्या है दैट इज एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दैट वन। सो आर स्क्वायर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाँ टेंशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेंशन क्या हो जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, आई आर स्क्वायर अंदर जाएगा, हाँ आर स्क्वायर अंदर जाएगा, एम जी अपॉन
कुछ ऐसा बन जाएगा। जस्ट सी, देखो होता है क्या इस तरह से। आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। आर स्क्वायर अंदर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर उसका आर स्क्वायर, हाँ दवाई नीचे ले आएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दैट इज 4। सो देखो मेडिकल में भी आ सकता है, सीईटी में भी आ सकता है, ठीक है, और जेई में भी आ सकता है। तो जेई वाले डेरिवेशन वगैरह याद करके जाएंगे, मेडिकल वाले कैसे भी मैनेज करेंगे फॉर्मूला लर्न करने की या समझने की, कैसे भी। इससे और क्या, आई की वैल्यू मैंने छोड़ दिया है, आई की वैल्यू जो भी होगा रख देना, सब नहीं पूछते हैं। और दे विल आस्क ओनली, सर कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी कर लीजिए पहले। So please scroll down. सर स्क्रॉल अप ना। हाँ हो गया। अच्छा बाकी हम आगे नहीं कर रहे हैं, बाकी अगर उनको हाइट वगैरह चाहिए ना तो आप वाला फॉर्मूला यूज कर लेना फॉर कैलकुलेटिंग हाइट, क्योंकि कितना नीचे आ रहा है तो आप वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, वी स्क्वायर इज नहीं हाइट, हाँ नहीं हाइट कैसे H निकले, is एच equal इज to इक्वल, UT. यस एच इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे आ जाएगा। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम वगैरह कुछ देगा तो आप उस हिसाब से हाइट निकालें, एक्सलेशन तो आपको मिल ही जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, तो हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी भी आप कर सकते हैं, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, तो व्हाटएवर द आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यस v इज इक्वल यू प्लस ए टी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी फाइंड आउट करना हो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो वो छोड़ देता हूँ। तो वो एक्चुअली हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटे से प्रॉब्लम लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हैंडल कैसे करोगे। Done, sir. ना एक काम करिए, अब हम लोग जरा एक्सरसाइज की तरफ मूव करें क्या? वो नोटपैड दिखाइए ना। हाँ या ओके। नो आई थिंक मैंने काफी थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, और सभी कॉन्सेप्ट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट सब हो गए हैं basic। कुछ इलस्ट्रेशन भी बताया आपको कैसे किया जाता है, तो और भी इलस्ट्रेशन है, लेकिन हाँ ठीक है। ये अच्छा ये जो ट्रिक है ना वो याद रखना हमेशा, टॉर के दो फॉर्मूले लेना, दोनों को इक्वल कर देना, ये वाला ट्रिक जो होता है ना ये कभी फेल नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत से प्रॉब्लम में यूज होता है ये वाला ट्रिक।
आई अल्फा टॉर्क के दो फॉर्मूले यूज करना, टॉर्क को फिर आई इंटू अल्फा भी कर लेते हैं हम लोग, दैट वन। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टॉर्क आई इंटू दोनों को इक्वल कर लेते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। इस टाइप के लॉज बहुत मैनेज किया जाता है। सो एवरीबॉडी कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट Sir, हाँ यस बोलिए बच्चे। minute, sir. हाँ ओके। Done, sir. अच्छा नाउ एक्चुअली क्योंकि जेई के स्टूडेंट भी हैं तो मैं दो इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ जो मेडिकल में आने के चांसेस कम होते हैं। मैंने ये नहीं बोला नहीं कि नहीं होते, ये नहीं बोला, मैंने बोला कि चांसेस कम होते हैं, जेई में चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं दो इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल के बच्चे कोई पैनिक नहीं होंगे कितने ज्यादा फॉर्मुलेज आ रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आई विल टेक टू एग्जांपल, मैं स्टार्ट करूंगा, इनकम्प्लीट छोड़ दूंगा, उसके बाद जेई के बच्चे आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट हियर, दैट इज स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नाउ जैसे अगर हम सपोज कर लो कि हाँ ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको बता रहे हैं। सपोज कर लो इट्स अ ग्राउंड, इट्स अ फ्लोर, इट्स अ रफ फ्लोर, ठीक है, फ्रिक्शन इज देयर, ओके। नाउ हाँ इट्स अ रफ फ्लोर, फ्रिक्शन इज देयर, एक्चुअली सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट वेट, चलो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। हाँ इट्स लाइक दिस वे, हाँ ये रफ फ्लोर है और ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ मास and you are applying force here exactly at the center of mass। आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं here, आप हाँ चलेगा, exactly at the center of mass here। इस तरह से आप फोर्स अप्लाई करो। क्वेश्चन यही होता है कि ये रफ सरफेस है तो इट्स अ रफ सरफेस, ऑफ कोर्स इट्स अ रफ सरफेस। एग्जैक्टली ये कोई भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, तो मैं फिर इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इट मे बी सिलेंडर ऑफ स्फीयर, ओके। तो क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। एफ दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हाटएवर इट इज को पुश कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी पूछ सकते हैं आप लोग से जेई वगैरह में, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, मैं आपको स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके, देखो अगर इस तरह से सेंटर ऑफ मास को किसी को पुश करोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी सीधे जाऊंगा मैं, क्योंकि आप बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स अप्लाई कर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है ये आगे की तरफ, जस्ट हियर, ये आगे की तरफ मूव स्लाइड करने की कोशिश करे। जब कोई ऑब्जेक्ट है आप सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको, इस पॉइंट को पीछे की तरफ होल्ड करके पुल करेगा फ्रिक्शन, और इसको रोटेट कर देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तुम सेंटर ऑफ मास से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी टेंडेंसी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट जाने की, टेंडेंसी टू मूव स्ट्रेट। लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके लोवेस्ट पॉइंट को होल्ड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा और इसको रोटेट कर देगा, और ये रोटेट करने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? ये बात समझ में आया? कट हो रही। आवाज जा रही है मेरी?
नहीं Yes. सर आ रही है। No, sir. अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। आप सेंटर ऑफ मास को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आगे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को होल्ड करके पीछे की तरफ पुल करेगा, पुल करेगा और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, वो इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस, स्टार्टेड रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अच्छा, तो इसकी दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, बस वो मैं वो बता दे रहा हूँ। अगर वो आगे की तरफ जा रहा है, लेट्स से एक्सीलरेशन इज ए, तो इसका मास m ले लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, काइनेमेटिकल वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ मोशन वाली, कि आगे की तरफ जा रहा है तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो F माइनस फ्रिक्शन, F राइट की तरफ, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ठीक है, देख लो ये इक्वेशन समझ में आया कैसे बना, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यस। हाँ, सेकंड इक्वेशन वो टॉर्क वाली बना लेंगे, टॉर्क वाली मालूम ही है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे, ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम लोग इसको एक्सिस ले लेते हैं बेटा, ये ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर लो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क I इनटू अल्फा होता है। फोर्स क्या ले लेंगे हम लोग, फ्रिक्शन, ये वाला फोर्स एक्सिस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला फोर्स काम नहीं करेगा, ये वाला फोर्स रोटेट कर सकता है, जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ये वाला फोर्स नहीं कर सकता, फ्रिक्शन इसको रोटेट कर रहा है, ये वाला फोर्स रोटेट नहीं कर रहा है, नो, इज इट क्लियर। तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। एक सेकंड, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, हाँ, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, फ्रिक्शन रोटेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन ले लेंगे, फोर्स की जगह क्या लेंगे, फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लेंगे, रेडियस, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये। तो अच्छा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू A बाय आर, यहां पे रख दीजिएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू A बाय आर इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर F क्या हो जाएगा, I A अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग, मैं जेई के बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसको, हम इसको अब ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू इसमें रखना, फिर इसकी वैल्यू इसमें रखना, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला ये आना चाहिए आपका, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है, कल 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और एंड फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, दैट इज एफ अपॉन, दोनों को सॉल्व करेंगे ना, एम आर स्क्वायर अपॉन आर। तो आप दोनों ही, आप जेई के स्टूडेंट एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1 और 2 को, इक्वेशन कैसे बनी मैंने बता दिया, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू आप लर्न करके चले जाना, जो भी दिया होगा एग्जाम में रख देना, ये स्फीयर होगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर रख देना, हॉलो स्फीयर होगा, जैसा भी होगा आई की वैल्यू रख देना। So everything is based on moment of inertia. To learn all the formulas, copy it on this, especially J student, copy it. सर हाँ यस, सर आप वो डेरिवेशन कराने वाले थे ना, कौन सा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला का। ठीक है करा देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा मेडिकल के बच्चे हैं, थोड़ा सा मतलब मैं, हाँ, उनके में इतना नहीं आता है, तो बेसिकली उनको देखते हुए थोड़ा सा हम करा देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। इन द मीन टाइम आप लोग सारे फॉर्मुलाज याद करने की कोशिश करो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितने भी ट्रिक से जैसे भी कर सकते हो याद करो। तो एक बार जे स्टूडेंट एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ये दोनों आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इक्वेशन मैंने बता दिया कैसे हो रहा है, ओके, आ रहा है शुरू, आ रहा है, ठीक है।
तो एक इक्वेशन, एक प्रॉब्लम और बता देते हैं ना, उसके बाद आई एम स्विचिंग टू एक्सरसाइज. कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? Yes. Wait, sir. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मेथड होता है सॉल्व करने का. टॉर्क के दोनों फॉर्मूले लेके इक्वल कर देना. आई इंटू अल्फा, फोर्स इंटू, अच्छा अल्फा को फिर ए अपॉन आर लिख देते हैं. ए इक्वल आर अल्फा की रिलेशन से. टॉर्क के सारे फॉर्मुलेस को दिमाग में फिट करना. टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स. हाँ हो गया क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं सर. Done, sir. okay. Now one more last problem and this will be over. Okay. Now again, अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई नहीं किया जाता, अगर ये फोर्स टेंजेंट अप्लाई करते या कहीं और अप्लाई करते, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है. सो अगेन हियर सर 1 मिनट ऊपर का दिखाई सर. एक सेकंड रुको, मैंने इसको मूव कर दिया है, हैंग कर रहा है. हाँ. एक सेकंड रुक जाओ मुझे. हाँ हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, कुछ ऊपर का देखना चाह रहे थे तुम लोग. हो गया? यस सर. अब ये वाले में देखो, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल ट्राई टू व्हाट? इट विल ट्राई टू रोटेट. वो रोटेट करने की कोशिश करेगा ये. तो दिस टाइम ये पार्ट पीछे जाने की कोशिश करेगा. तो अगर फ्रिक्शन क्या होता है, वो टेंडेंसी के अपोजिट होता है. तो अगर ये पार्ट पीछे जाने की कोशिश करेगा तो दिस टाइम फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा. उसमें फ्रिक्शन पीछे क्यों होता है, इसमें फ्रिक्शन आगे क्यों है, ये बात समझ में आ रहा है? उसमें वो स्लिप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, टेंडेंसी के अपोजिट लग रहा है. ठीक है. इसमें क्योंकि आप टेंजेंट अप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. तो
वो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। आर यू गेटिंग व्हाई फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस? Yes. तो सेम बिल्कुल वैसे ही कर लो, एक्सीलरेशन को ए ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब ठीक है, इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ये रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। टॉर्क को देखेंगे तो ये फोर्स जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू अल्फा। तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर होगा, तो फोर्स इनटू आर माइनस एफ इनटू आर इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, ए बाय आर, ठीक है। अब ए बाय आर हो जाएगा ना। अब ये दोनों को सॉल्व करना, आर नीचे ले आओ, तो एफ माइनस स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेना। ये टॉर्क के लिए हमने यूज किया, ये टॉर्क के लिए यूज किया, क्योंकि क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस करेंगे ना, एक इधर रोटेट कर रहा है, एक इधर, फ्रिक्शन वाला ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, नीचे लाने, तो इसलिए ऐसा माइनस कर रहे हैं आप। अब दोनों को सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर विल बी, सॉल्विंग 1 and 2, फाइनल आंसर विल बी, एक्सेलरेशन विल बी 2f अपॉन m ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, एंड सर वो टॉर्क इक्वेशन कैसे बनाया वो बताओ। कौन सा टॉर्क, क्योंकि हाँ एक्चुअली, हाँ समझा रहे हैं, देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऐसे है बेटा, तो एक इसको ऐसे लगा रहा है, तो इसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगा, तो ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू आर। लेकिन दूसरा वाला जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका टॉर्क क्या बन जाएगा, एफ इनटू आर। ये दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों माइनस करेंगे ना, फिर नेट टॉर्क, हाँ सर। ठीक है। टॉर्क का हाँ फॉर्मूला सर। आई इनटू अल्फा भी होता है, हाँ तो वैसा करते हैं इससे, ठीक है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ 1 माइनस आई अपॉन, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना मुझे, 1 प्लस Sir, आई, हाँ सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्लॉकवाइज होगा ना? दो लग रहे हैं ना बेटा, नीचे मैंने दिखाया ना, देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा। सर क्लॉकवाइज है तो वो माइनस होना चाहिए ना? जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, मैंने हमेशा बोला था कि जब हम इस टाइप की चीजें यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, जिधर मूव कर रहा है वो डोमिनेटिंग ले लेते हैं। जब हमने ये फॉर्मूला लिखा तो क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं क्या, जब हम ये लिखते हैं एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास, नहीं, सिर्फ हम लोग जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग ले लेते हैं। मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वहां पे उस वक्त हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं, जब हम जिधर मूव कर रहा है उधर डोमिनेटिंग ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जा तो क्लॉकवाइज रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं जा रहा है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या मूव करेगा, क्या वो करेगा ही नहीं फिर वो, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन वाला टॉर्क ज्यादा होगा तो मूव करेगा ही नहीं फिर वो, तो बात खत्म हो गई, फिर एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा फिर, तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो कब डन दिस वन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सर वो डायग्राम वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था और आप इसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि स्फीयर है, आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्टार्टेड रोटेटिंग, वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा।
तो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो ग्राउंड से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो किधर जाएगा? वो तो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन फिर किधर होगा? टेंडेंसी का अपोजिट होगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ आ जाएगा। तो आर गुड, फ्रिक्शन विल कम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे दो टॉर्क लग जा रहे हैं, एक इक्वेशन तो बन गया क्योंकि एफ और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ प्लस फॉल एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ देखिए टॉर्क दोनों सर। टॉर्क, हाँ यस। सर फिर फर्स्ट केस में हमने फ्रिक्शन आगे क्यों नहीं लिया? फर्स्ट केस में फ्रिक्शन इसलिए नहीं आगे लिया, देखो अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करोगे ना, आपको मालूम है मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर आप जैसे मैंने आपको ये बात बताया था कि हाँ कोई रॉड है, अगर आप उसको इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, लेकिन अगर रॉड है वो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या रोटेट करेगा? क्या नहीं करेगा, वो आगे जाएगा, सीधे स्ट्रेट जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया था कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जो मिडल वाला पार्टिकल है ना वो स्ट्रेट जाता है हमेशा, मिडल वाला पार्टिकल रोटेट नहीं करता, वो स्ट्रेट जाता है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, मिडल वाला पार्टिकल रोटेट थोड़ी ना करता है। बाकी पार्टिकल रोटेट करेंगे, लेकिन जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो तो रोटेट नहीं करेगा ना, तो वो तो स्ट्रेट जाएगा, तो उसकी टेंडेंसी सीधे जाने की, इसलिए उस केस में मैंने फ्रिक्शन पीछे लिया। बट सर एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ ही है ना? एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, एक्सीलरेशन हमें दोनों में आगे की तरफ ही लिया मैंने। समझा क्या? यस सर। आप सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो सीधे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। So if you applied force on center of mass, it will try to go straight. It is its tendency to move straight. It will go straight in fact. तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर तुम टेंजेंट अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला पार्टिकल स्ट्रेट थोड़ी ना जाता है, ये वाला पार्टिकल तो घूमेगा, तो पूरा सिस्टम घूमने लगेगा, तो इसलिए ऐसा होगा। चलो कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एक काम करो वापस आओ तुम लोग। हाँ मैं चेंज करूं क्या? स्क्रीन हो गया सबका ये? यस सर। हाँ जस्ट वेट, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। हाँ सर। एक्सरसाइज, रोटेशनल एक्सरसाइज, जैसे ये कम टू द एक्सरसाइज लेवल 1। बुक लेना सर, हाँ बुक का एक्सरसाइज, बुक 2 का है। पेज नंबर पेज नंबर कौन सा? एक मिनट, 416 ओके सर। या 415 देख लेना, उससे आगे हो। Come to the question number 1. Read this question. A rigid body is rotating with a variable angular velocity. What is angular velocity, beta? Omega. Angular velocity is omega. So question number 1, it is given omega is equal to a minus bt. Yes. Find the angle subtended by it before coming to rest. Before coming to rest will be a and b are को अच्छा एंगल चाहिए ना तुमको, तो ओमेगा को याद है, ओमेगा को क्या लेते थे? डी थीटा बाई डी टी, एंगल अपॉन टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ये। सारे फॉर्मूले पहले याद करो तुम लोग, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाइड डी टी, देख लो ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी, ठीक है? ए माइनस बी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यूनिट एंगल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो थीटा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू
ए माइनस बी टी इंटू डी टी, टाइम क्या लेंगे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक मिनट, नहीं नहीं, वेट वेट वेट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओहो, नहीं रुक जाओ, बोल रहा है कि फाइंड द टोटल एंगल बिफोर इट विल कम टू रेस्ट। तो जरा इधर ध्यान दो, ओमेगा के वैल्यू a माइनस बी टी दे रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, तो ओमेगा विल बी 0, तो मेक इट 0। तो t क्या हो जाएगा, a अपॉन b। समझा टाइम कैसे निकाला? When it will come to rest, omega will be, angular velocity will be 0। समझा क्या बच्चे? ये ओमेगा 0 के लेके t क्यों निकाला? क्योंकि उसने बोला है फाइंड द एंगल व्हेन बिफोर इट इज कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखा, टाइम अब लिमिट रखा 0 टू t, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? यस, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x नहीं x होता है बेटा, नहीं डेरिवेटिव में 0 होता है, इंटीग्रेशन में x होता है बेटा, या कंफ्यूज मत होना, डेरिवेटिव में 0 होता है और इंटीग्रेशन में x होता है। तो a x की जगह t हो जाएगी, a इंटू टी माइनस b, t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2। अब एक काम करिए, ये जो t की वैल्यू है ना, इसको लाके इधर रख दो, ये जो t की वैल्यू है ना, सब्स्टिट्यूट हियर, तो थीटा देखो मिल जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, t की वैल्यू क्या आया था, a अपॉन b। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन a आएगा? square upon 2b, ऑप्शन b। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2b आएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर अपॉन 2b आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट था, तो क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया, तो अब थोड़ा सा ना ओमेगा वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करो,